इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने शायद टाइटैनिक इस मूवी को जरूर देखा होगा। इस मूवी के अंदर आपने उस हादसे को ठीक से देखा होगा, बारीकी से आपने जाना होगा कि किस तरह से टाइटैनिक जहाज जब समंदर में आगे बढ़ रहा था तो वो टिप ऑफ आइसबर्ग से जाकर टकरा जाता है और जिसके कारण टाइटैनिक जहाज डूब जाता है और कई सारे प्रवासी उसके अंदर मारे जाते हैं। उन लोगों की वहां पे मृत्यु हो जाती है। कुछ इसी तरह के हादसे अक्सर चट्टानों के कारण भी होते हैं। समंदर के अंदर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं या फिर कभी कभी समुद्र के तट से कुछ दूरी अंदर तक कोरल रीफ्स भी बन जाते हैं। ये कोरल रीफ्स अक्सर जो समुद्री जीव होते हैं उनके अवशेषों से बन जाते हैं। साथ ही साथ जो पहाड़ होते हैं वो सेडिमेंट्री पहाड़ जिन्हें हम कहते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो इस सेडिमेंट्री पहाड़ भी अक्सर समंदर के अंदर बन जाते हैं। अब होता यह है कि जब दूर से आपको कुछ इस तरह के पहाड़ या फिर कोई कोरल रीफ्स आपको दूर से नहीं दिखाई देते हैं तो जो नाविक है या जो कैप्टन है वो नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ता जाता है। और ठीक उसी तरह से जैसे टाइटैनिक मूवी के अंदर हादसा हुआ था, एक एक्सीडेंट हुआ था, उसी तरह के एक्सीडेंट कई दफा हो जाते हैं। दोस्तों, आजकल इस तरह के हादसे बहुत कम हो गए। इसका कारण है लाइट हाउसेस। अक्सर जहां जहां पे भी इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं उन जगहों को आइडेंटिफाई किया जाता है और वहां पर लाइट हाउसेस खड़े कर दिए जाते हैं। आपने मूवीज के अंदर देखा होगा, समंदर के अंदर ऐसे पोल्स खड़े किए जाते हैं और पोल्स के ऊपर 2400 घंटा रेड कलर की लाइट दूर दूर से दिखाई देती है, जिससे कि जो जहाज का कैप्टन है वो समझ जाता है कि उस जगह पे जहां पे लाइट हाउस है उसके आसपास में या तो कोरल रीफ है या फिर चट्टाने हैं। तो वो अपने जहाज को उस रूट से मोड़ देता है जिससे कि एक्सीडेंट्स होना टल जाता है। अब ये तो हुई मॉडर्न टाइम की बात, लेकिन आज से 600-700 साल पहले 15वीं सदी के टाइम पे कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी। साथ ही साथ उस वक्त लोगों को पता तो था कि हाँ, इस जगह पे अक्सर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उसके लिए वो क्या करे। जैसे हमें आज पता है कि लाइट हाउसेस बिल्ड कर सकते हैं, तो उस समय पे इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ऐसी ही एक जगह थी जिसका नाम है इंचकेप रॉक। इंचकेप रॉक आज की तारीख के स्कॉटलैंड के समुद्री तट से लगभग 18 किलोमीटर समुद्र के अंदर है। और फिर इस जगह पे कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स जमा होने के कारण चट्टाने बन गई है और इन चट्टानों से अक्सर उस टाइम पे एक्सीडेंट्स हो जाया करते थे, दुर्घटनाएं हो जाया करती थी। तो इन दुर्घटनाओं को बचने के लिए एबट ऑफ एबरवर्थ एक बड़ी पोस्ट होती है, एक बड़ी हस्ती होती है जो किसी चर्च के हेड होते हैं। तो उन व्यक्ति ने उस टाइम पे इंचकेप रॉक के पास एक लाइट हाउस नुमा एक बेल लगाई जिसे उन्होंने इंचकेप बेल कहा। तो उस बेल के कारण कई सारे एक्सीडेंट्स होना टल जाते थे। इस पोएम के अंदर हम पढ़ेंगे कि आखिर उस बेल के साथ क्या हुआ और साथ ही साथ हम जिंदगी के बारे में एक बहुत बड़ा लेसन भी इस पोएम में सीखेंगे। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग पढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था, इंचकेप रॉक एक जगह का नाम है। तो शुरुआत हो रही है उस जगह के डिस्क्रिप्शन के साथ कि आखिर इंचकेप रॉक किस तरह की जगह है। तो पोएट कहते हैं, नो स्टीयर इन द एयर, नो स्टीयर इन द सी, The ship was still as she could be। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि हवा के अंदर बिल्कुल भी स्टीयर नहीं था, कोई हलचल नहीं थी। साथ ही साथ समंदर के अंदर भी कोई हलचल नहीं थी, किसी भी तरह की हलचल नहीं थी। The ship was still as she could be। और यही कारण है कि जो शिप है, जो जहाज है, वो इतना स्टिल था, इतना स्तब्ध था, इतना शांति से अपनी जगह पर खड़ा था जितना कि वो शांति से खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे हमें एटमॉस्फेयर के बारे में बताया जा रहा है कि समंदर के अंदर इस वक्त पूरी तरह से खामोशी है, ना ही हवाएं जोरों से चल रही है, ना ही समंदर के अंदर कोई तूफान का वातावरण है। और वो कह रहे हैं कि जो जहाज है वो पूरी तरह से स्तब्धता के साथ शांति से अपनी जगह पर समंदर की सतह पर खड़ा है। हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, हर कील वाज स्टेडी इन द ओशन। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो जहाज है उसे वो हर कहते हैं, एक फीमेल की तरह वो यहाँ पे पर्सोनिफाई कर रहे हैं शिप को और कह रहे हैं कि उसके जो सेल्स होते हैं, सेल का मतलब होता है पाल, जो जहाज होती है, जहाज के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा कपड़ा
कपड़ा बांधा हुआ होता है। एक कपड़ा हवा के रुख के अनुसार जहाज को दिशा प्रदान करता है। तो उन सेल्स के लिए वो कह रहे हैं कि वो कोई भी मोशन रिसीव नहीं कर रहे थे। तो वो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हवा किसी भी तरह से सेल को धकेल नहीं पा रही थी। साथ ही साथ जो कील होता है जहाज का, कील का मतलब होता है किसी जहाज का जो निचला सतह होता है उसके आगे अक्सर मेटल का या फिर बड़े से उड़ का एक हिस्सा वहां पे लगाया जाता है जो जहाज को पलटने से रोकता है, जिसके के कारण जहाज सीधा खड़ा रहता है और वो पलट नहीं जाता, वो हिस्सा नीचे होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो कील है उस जहाज का वो पूरी तरह से स्टेडी है, अपनी जगह पर खड़ा है शांति के साथ ओशन के अंदर। तो हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे ओशन की, महासमुंदर की यहाँ पर बात हो रही है। दोस्तों जब हम इस स्टांजा को देखते हैं तो हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि इसमें 4 लाइन्स है। जिस किसी स्टांजा के अंदर 4 लाइन्स होते हैं उन्हें क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। तो हम कहते हैं कि ये एक क्वाड्रेंट्स है। साथ ही साथ जब हम इनकी लाइन्स को अच्छे से देखते हैं तो हम यहाँ पे राइमिंग स्कीम यहाँ पे देख सकते हैं। जो राइमिंग स्कीम है वो है पहले 2 लाइनों के लिए ए, सी और बी सेम प्रोनाउंस होता है, सेम साउंड आता है। साथ ही साथ मोशन और ओशन इनका भी साउंड सेम होता है। तो इसका जो राइमिंग पैटर्न है वो ए, बी है। ठीक इसी तरह का राइमिंग पैटर्न आपको थ्रू आउट द पोएम देखने को मिलेगा। और इस पोएम के अंदर हमें कुल मिलाकर 17 क्वाड्रेंट्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट स्टांजा में हम देखते हैं, विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंचकेप रॉक ये जो जगह है उस जगह के ऊपर किसी भी तरह का साइन नहीं था। साइन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी तरह के वहां पे लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे, ना वहां पे कोई साउंड आ रहा था शॉक का। तो यहाँ पे किस शॉक की बात हो रही है दोस्तों? जैसे मैंने आपका कहा था कि इंचकेप रॉक एक ऐसी जगह है जहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स थी। और ये सेडिमेंट्री रॉक्स अगर ये समंदर की सतह के ऊपर आ जाएंगे तो ऐसे वक्त पे जाहिर सी बात है इस चट्टानों से लहरें टकराएंगी। और जब लहरें इन चट्टानों से टकराएंगी तो आवाजें आएंगी। अक्सर आपने देखा होगा जब आप समुद्र के किनारे पे खड़े होते हैं तो जब लहरें वहां पे आती है तो लहरें के आपको वहां पे आवाज आती है। क्यों? क्योंकि लहरें समुद्र किनारे से जाकर टकराती है। तो उस टकराव को वो कह रहे हैं शॉक। तो यहाँ पे कह रहे कि उस जगह पे क्योंकि कोई हवा नहीं चल रही थी, पूरी तरह से शांति थी, समुद्र भी पूरी तरह से शांत था, तो यही कारण कि वो कह रहे हैं कि इंचकेप रॉक इस जगह पर किसी तरह का साउंड नहीं आ रहा था। किस चीज का? शॉक का, कि पानी के या लहरों के इंचकेप रॉक के चट्टानों को टकराने के बाद जो आवाजें आनी चाहिए थे वे उस तरह की कोई आवाजें वहां पर नहीं आ रही थी। जब ये वेव्स, जब समंदर की लहरें इंचकेप रॉक के ऊपर से बह रही थी, इस वक्त हमें पता चल रहा है कि इंचकेप रॉक ये इस वक्त पूरी तरह से पानी की सतह के नीचे है। सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फेल, दे डिड नॉट मूव द इंचकेप बेल। और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इस वक्त जब पानी इन रॉक्स के ऊपर है, इंचकेप रॉक्स के भी ऊपर जब समंदर का पानी आया हुआ है और जब इंचकेप रॉक पूरी तरह से समंदर के अंदर डूबा हुआ है, तो ऐसे समय पे जो इस प्रेजेंट सिचुएशन को दर्शा रहे हैं तो वहां पे जो लहरें हैं वो थोड़ी ही ऊपर उठ रही थी। मतलब लहरें लगभग समतल थी, लगभग पैरेलल थी और वो ना तो ज्यादा उठ रही थी ना ही लहरें नीचे गिर रही थी। और यही कारण है कि उस जगह पे जो इंचकेप बेल लगाई गई है इंचकेप रॉक के ऊपर, वो बेल किसी भी तरह से नहीं हिल रही है, पूरी तरह से इंचकेप बेल शांत है। द वर्दी एबॉट ऑफ एबरब्रोथोक हैड प्लेस्ड दैट बेल ऑन द इंचकेप रॉक। और अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो कोई स्पीकर है वो इंचकेप रॉक के पास समंदर में एक शिप के ऊपर वो खड़ा है और उस वक्त पूरी तरह से वातावरण शांत है और वो कह रहा है कि किसी भी तरह से जो बेल है, इंचकेप बेल है, वो नहीं हिल रही है, आवाजें वहां पर नहीं आ रही है। और फिर वो जो स्पीकर है या जो भी ऑब्जर्वर वहां पे है, वो ऑब्जर्वर कहता है द वर्दी एबॉट ऑफ एबरथॉक। तो मैंने आपको बताया था एबॉट वो ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी चर्च का हेड होता है या फिर किसी मोनेस्ट्री का वो हेड होता है। तो वो कह रहे हैं कि एबॉट ऑफ एबरब्रोथोक कोई एक जगह होगी, उस जगह के जो एबॉट है उन्होंने उस जगह पे बेल लगाई थी, इंचकेप रॉक के ऊपर उन्होंने बेल लगाई थी, एक घंटा उन्होंने वहां पर लगाया था। ऑन अ बॉय इन अ स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड स्वंग एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रंग। और यहाँ पे इन 2 लाइंस के अंदर हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पता चल रही है कि आखिर ये इंचकेप बेल किस तरह से काम करता था। दोस्तों वो कहते कि उसके लिए एक बॉय का यूज किया गया था। बॉय का मतलब होता है समंदर की सतह के ऊपर
तैरने वाली कोई चीज। तो उन्होंने एक बॉय का उपयोग किया था और इस बॉय से उन्होंने एक डोरी कनेक्ट की थी, एक उन्होंने रोप कनेक्ट की थी और ये रोप एक बेल को उन्होंने अटैच की थी। और जब भी, अब आपको पता है बॉय एक ऐसी चीज होती है जो समुद्र के सतह के ऊपर तैरती है, तो जब भी ये समुद्र के सतह के ऊपर तैरेगी तो उस वक्त में होगा क्या कि ये हिलेगा अपनी जगह से, वो एक इधर उधर हिलेगा और उसके कारण ये जो डोरी है ये डोरी भी हिलने लगेगी। और जब डोरी हिलेगी तो जो घंटा है, जो बेल है, वो बेल बजने लगेगा और उसकी आवाजें साउंड सिग्नल वहां पर पैदा करेंगी, वार्निंग देंगी उन लोगों को जो उस इंच के प्रॉक के आसपास नाव से प्रवास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता चला कि आखिर ये बेल किस तरह से काम करती थी। When the rock was hit by the surges swell, the mariners heard the warning bell। और फिर जब भी कभी जो रॉक था, इंच के रॉक हिट हो जाता था, हिट का मतलब हो जाता है जब वो छुप जाता था, छुपने का मतलब क्या है, जब वो पानी के सतह के नीचे चला जाता था और जब सर्ज स्वेल हो जाती थी और जब जो लहरें हैं वो स्वेल हो जाती थी, जब लहरें उठने लगती थी, ऐसे समय पे जो मरीनर्स होते थे, मरीनर्स मतलब जो नाविक होते हैं, वो नाविक वार्निंग बेल उनको सुनाई देती थी। वार्निंग बेल किसकी आती थी, इंच के प्रॉक के ऊपर जो इंच के बेल लगाई है उसकी आवाज सुनाई देती थी। एंड देन दे न्यू द पेरिलस रॉक एंड ब्लेस्ड द एबॉट ऑफ एबरबोथॉक। और फिर ऐसे समय पे जब मरीनर्स ये वार्निंग बेल सुनते थे, उस समय पे उन्हें पता चलता था, उन्हें ये समझ में आता था कि जो पेरिलस रॉक है, पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस, तो ये जो डेंजरस रॉक है, जो चट्टान है, इंच के रॉक की जो चट्टान है, वो उसके आसपास है। और फिर जब वो उस तरह की आवाज सुनते थे, जब वार्निंग बेल सुनते थे, तो उस वक्त वो एबॉट ऑफ एबरबोथॉक को ब्लेस करते थे, उनको आशीर्वाद देते थे, उनको दुआएं देते थे। क्यों दुआएं देते थे, क्योंकि अगर वो बेल ना बचती तो हो सकता है उनका कोई हादसा हो जाता, कोई एक्सीडेंट हो जाता था, और इसीलिए वो एबॉट ऑफ एबरबोथॉक को दुआएं देते थे। द सन इन द हेवन वॉज शाइनिंग गे। और अब हम पहले 4 कॉन्ट्रेंट्स के अंदर जो पढ़ा, उस सिचुएशन से हम अभी हटकर एक नई सिचुएशन पे, एक नए सर्कमस्टेंस में जा रहे हैं। और इस सर्कमस्टेंस में द सन इन द हेवन वॉज शाइनिंग गे एंड ऑल थिंग्स वर जॉयफुल ऑन दैट डे। एक दूसरे दिन की यहाँ पर बात हो रही है। उस दिन पे सारी चीजें जॉयफुल थे, सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो रहा था, खुशनुमा हो रहा था। और हेवन के अंदर समंदर के ऊपर जो नीला अंबर है, जो आकाश है, उन्हें वो हेवन कह रहे हैं, स्वर्ग कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं उस हेवन के अंदर, स्वर्ग के अंदर सूरज चमक रहा था, शाइन कर रहा था। और जब सूरज चमक रहा था तो वो गेट कर रहा था, मतलब क्या है, खुशी के साथ जो सूरज है वो चमक रहा था। और पूरी तरह से जो एटमॉस्फेयर है वो जॉयफुल था, खुशनुमा था। द सी बर्ड्स स्क्रीम्ड एज दे फील्ड अराउंड। और फिर जब सी बर्ड्स वहां पे हवा में उड़ रहे थे, वो स्क्रीम कर रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, आवाजें दे रहे थे जब वो फील्ड अराउंड कर रहे थे। फील्ड अराउंड का मतलब अक्सर जब कोई जहाज समंदर के अंदर जा रहा होता है तो बर्ड्स, अलग अलग तरह के बर्ड्स वहां से उड़ते हैं और ये उड़ते हुए वो उन जहाजों को राउंड राउंड लगाते हैं, फेरे लगाते हैं। एंड देयर वाज जॉयंस इन देयर साउंड। और जब ये सी बर्ड्स किसी जहाज के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे, तो उनके आवाजों के अंदर जॉयंस था, मतलब पूरी तरह से खुशी थी। तो अब हमें यहाँ पे दूसरी सिचुएशन के बारे में पता चला जब पूरी तरह से वहां पे खुशनुमा एटमॉस्फेयर था। द बॉय ऑफ द इंच के बेल वाज सीन अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन। और फिर जो इंच के बेल के साथ कनेक्ट किया हुआ बॉय था, बॉय आपको पता है एक ऐसी चीज होती है जो समंदर के सतह के ऊपर तैर रही होती है। तो ये बॉय सीन हो रहा था, बहुत दूर से ये बॉय दिखाई दे रहा था और वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई स्पेक हो, कोई छोटा सा एक ठिपका हो, कोई एक छोटी सी निशानी हो, किसी छोटे से बिंदु की तरह वो दिखाई दे रहा था। ग्रीन समंदर के सतह के ऊपर, हरे रंग के समंदर के सतह के ऊपर वो किसी छोटे से बिंदु की तरह दिखाई दे रहा था। सर राल्फ द रोवर वॉक्ड हिज डेक एंड फिक्स्ड हिज आई ऑन द डार्कर स्पेक। और फिर बहुत दूर से उस स्पेक को या उस बॉय को देखने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था सर राल्फ। और सर राल्फ को द रोवर भी कहा जाता था। रोवर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो रो करता है। रो का मतलब होता है समंदर के अंदर नाव को चलाना। तो उन्हें
रोअर भी कहा जाता था। तो ये जो सर राल्फ है वो अपने जहाज के डेक के ऊपर खड़े थे। जहाज का डेक एक ऐसा हिस्सा होता है जहां से आप सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो। अक्सर जब आप मूवीज के अंदर जहाज देखते हो तो डेक वो हिस्सा होता है जहां पर पार्टीज की जाती है, लोग ऐसे समंदर को निहारने के लिए वहां पर खड़े हो रहे होते हैं। तो सर राल्फ जो रोवर है वो अपने जहाज के डेक के ऊपर वॉक कर रहे थे, चल रहे थे। और जब वो वहां पे चल रहे थे तो उन्होंने अपनी आंखों को उन्होंने उस डार्कर स्पेक के ऊपर जमाया, फिक्स किया, गड़ाया। He felt the cheering power of spring। और फिर हमें पता चल रहा है कि इस समय पे स्प्रिंग ऋतु का टाइम है, बसंत ऋतु का टाइम है। और उनके अंदर सर राल्फ जो रोवर है उन्होंने फील किया कि उनके अंदर स्प्रिंग इस मौसम की चीयर है। चीयरफुलनेस का मतलब होता है खुशी महसूस होना। तो हमें पहले भी पता चला कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा खुश है। यहाँ तक कि जो बर्ड्स है, जो सी बर्ड्स है, वो भी खुशी के साथ आवाजें लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो जो राल्फ द रोवर है उनके मन के अंदर भी अभी चेयरफुलनेस है, बहुत ही खुशी है। इट मेड हिम विसल, इट मेड हिम सिंग। और जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो वो अलग अलग चीजें करता है। ठीक उसी तरह से राल्फ द रोवर ये विसल करने लगे, सीटी बजाने लगे। इट मेड हिम सिंग, और वो गाना गाने लगे। हिज हार्ट वॉज मर्थफुल टू एक्सेस बट द रोवर्स मर्थ वॉज विकेडनेस। और फिर अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो रोवर है उनके मन के अंदर मर्थफुल है, काफी खुशी है, काफी उनके मन के अंदर अभी यहाँ पे नॉटीनेस है टू एक्सेस। एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा उनके मन के अंदर नॉटीनेस है, बहुत ज्यादा खुशी है। बट लेकिन हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो रोवर है उनका जो नॉटीनेस है, उनकी जो खुशी है वो विकेडनेस है। विकेडनेस का मतलब होता है विकृपता, कुछ गलत करना, किसी को ठेस पहुंचाना। तो उनके लिए जो खुशी है, यहाँ पे हमें कैरेक्टर पता चलता है रोवर का कि उन्हें कुछ गलत करने के बाद खुशी महसूस होती है, यानी कि वो एक गलत कैरेक्टर का व्यक्ति है। His eye was on the Inchcape float, quoth he, my men, put out the boat। और फिर यहाँ पे जो रोवर है उनकी आंखें पूरी तरह से इंचकेप के फ्लोट के ऊपर, फ्लोट यानी बॉय, उस बॉय के ऊपर उनकी आंखें, उनकी निगाहें उस फ्लोट के ऊपर जमी हुई थी। और फिर वो अपने लोगों को, उनके साथ में जो बाकी मरीनर्स है, जो नाविक है, उनको वो कहते हैं माय मेन, मेरे लोगों तुम बोट को निकालो। तो यहाँ पे बोट निकालने का मतलब क्या होता है, वो एक बड़ी जहाज के अंदर सफर कर रहा है। और अक्सर आपको पता है कि बड़ी जहाजों के अंदर छोटी छोटी जहाजें होती हैं जिनको आसपास जाने के लिए या कुछ काम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो वो अपने नाविकों से कहते हैं कि पुट आउट द बोट, कोई छोटी सी बोट तुम निकाल कर नीचे रखो, एंड रो मी टू द इंचकेप रॉक एंड आई विल प्लेग द अबाउट ऑफ एबरबोथॉग। और वो कहते हैं कि तुम कोई छोटी सी जहाज निकाल कर नीचे समुद्र पे रखो और फिर मुझे इंचकेप रॉक तक तुम रो करो, वहां तक तुम मुझे ले जाओ, एंड आई विल प्लेग द अबाउट ऑफ एबरबोथॉग। और यहाँ पे हमें रोवर, राल्फ द रोवर के हमें यहाँ पे इंटेंशंस पता चल रहे हैं, उनके मन के अंदर क्या चल रहा है ये पता चलता है। वो कहता है कि तुम बोट लो और मुझे इंचकेप रॉक तक पहुंचाओ, और फिर मैं अबाउट ऑफ बेथरफोर्थ को प्लेग कर दूंगा, उसका नाम मैं खराब कर दूंगा। द बोट इज लोअर्ड, द बोटमैन रो एंड टू द इंचकेप रॉक दे गो। और फिर हमें पता चलता है कि जैसे कि राल्फ द रोवर ने कहा था, बोटमैन जो थे, जो नाविक थे, उन लोगों ने छोटी सी जहाज को बड़ी जहाज में से लोअर किया और समंदर के सतह के ऊपर उतरा, और फिर उस बोट को रो करते करते वो इंचकेप रॉक तक पहुंच गए। सर राल्फ बेंट ओवर फ्रॉम द बोट एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचकेप फ्लोट। और फिर जो सर राल्फ है, जो रोवर है, वो अपनी छोटी सी जहाज में से बेंट हुए, समंदर की तरफ वो थोड़ा झुके, और फिर अपने उस जहाज में से झुकने के बाद उन्होंने जो रोप है उस रोप को कट कर डाला, जो रोप इंच के फ्लोट को बेल के साथ कनेक्ट करती थी। कहने का मतलब क्या हुआ, अब वो जो इंच के बेल है उसको उन्होंने निकामी कर दिया, उसको उन्होंने यूजलेस कर दिया, खराब कर दिया। क्योंकि जब उस बॉय को या फ्लोट को आप डिटैच कर दोगे, जब आप उस डोरी को ही तोड़ दोगे, तो अब ये बेल नहीं बजेगी, क्योंकि यहां से कनेक्शन टूट चुका है। डाउन सैंक द बेल विद अ गर्गलिंग साउंड
द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड। और जब वो बेल टूटकर समंदर के अंदर गिरी तो गर्गलिंग का साउंड हुआ। गर्गलिंग आपको पता है, जैसे हम सुबह जब ब्रश करते हैं तो हम अक्सर गर्गल करते हैं तो गर्गल आवाज आते हैं, तो वैसी आवाजें आई जब वो बेल टूटकर समंदर के अंदर गिर गई। द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड। और जैसे जब कोई चीज समंदर के अंदर पड़ती है, पानी के अंदर पड़ती है, तो बबल्स आते हैं, छोटे छोटे पानी के बुलबुले आते हैं। तो जब वो बेल समंदर के अंदर गिरी तो कुछ बुलबुले आए और वो फूट भी गए। कोट सर राल्फ। और फिर जो सर राल्फ है, जो रोअर है, जो कि अब हमें पता चला कि एक नॉटी इंसान है, एक बुरे कैरेक्टर का इंसान है, वो कहते हैं द नेक्स्ट हु कम्स टू द रॉक वोंट ब्लेस द अबॉट ऑफ अबरबथॉक। और फिर वो कहते हैं नेक्स्ट, इसके बाद जो भी इस रॉक की तरफ आएगा, इंच के रॉक की तरफ आएगा, वो एबॉट ऑफ एबरबथॉक को ब्लेस नहीं करेगा, उसको दुआएं नहीं देगा। क्यों दुआएं नहीं देगा? क्योंकि इसके बाद जो भी व्यक्ति आएगा उसे बेल का वार्निंग साउंड सुनाई नहीं देगा। सर राल्फ द रोअर सेल्ड अवे, ही स्कोर्ड द सीज फॉर मेनी अ डे। और फिर हमें पता चलता है कि सर राल्फ द रोअर वो अभी वहां से सेल अवे हो गए, उस जगह से अभी वो दूर निकलकर चले गए। He scored the seas for many a day। उसके बाद कई दिनों तक वो समंदर के ऊपर स्कोर करते रहे, प्रवास करते रहे, आगे बढ़ते रहे। And now grown rich with plundered store, he steers his course for Scotland shore। और अब आज के दिन में, जब वो कई दिनों से समंदर में इधर उधर घूम रहे, आज के दिन में वो रिच हो गए। रिच होने का मतलब होना है अमीर होना। वो अभी अमीर हो गए हैं विद प्लंडर्ड स्टोर। प्लंडर्ड का मतलब होता है लूटना। तो हमें पता चलता है कि अब कई दिनों से जब वो समंदर के ऊपर प्रवास कर रहे हैं और समंदर में वो लूट रहे, तो अब हमें पता चलता है कि राल्फ द रोअर एक समुद्री लुटेरा है। और कई दिनों तक समंदर में लुटेर करने के बाद, लूटमार करने के बाद अभी वो रिच हो चुका है, उसके पास कई सारी धन संपत्ति जमा हो गई है। He steers his course for Scotland shore। और जब उसके पास बहुत सारी संपत्ति जमा हो गई है, धन जमा हो गया है, तो वो अपना कोर्स यानी अपनी जहाज की दिशा वो स्कॉटलैंड के शोर की तरफ, स्कॉटलैंड के समुद्र तट की तरफ वो अपनी जहाज की दिशा को मोड़ता है। क्यों मोड़ता है? क्योंकि जो लोग समुद्र के अंदर रहते हैं, जहाजों में रहते हैं, उन्हें कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। ऑकेजनली कुछ दिनों के बाद उन्हें जमीन पर उतरना होता है, जब वो खाने पीने की चीजें फिर से एक बार जहाज में लोड करेंगे, या फिर कुछ दिनों के लिए वो जमीन पर रहेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे और फिर वापस अपने सफर पर वो जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है, इसके लिए वो स्कॉटलैंड की दिशा में मुड़ने लगे। सो थिक अ हेज ओवरस्प्रेड द स्काई, दे कैन नॉट सी द सन ऑन हाई। और फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस सिचुएशन में जब राल्फ द रोअर स्कॉटलैंड की दिशा में वापस आ रहा है, तो उस समय पे वातावरण कुछ इस तरह का है कि आकाश के ऊपर, स्काई के ऊपर, अंबर के ऊपर पूरी तरह से हेज आ चुका है। हेज का मतलब होता है दव बिंदु आना, मिस्ट आना। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जब कोहरा पड़ता है तो हमें 100 मीटर या 100 फुट दूर की भी चीजें नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का थिक कोहरा समंदर के सतह के ऊपर स्प्रेड हो गया, पूरी तरह से फैल गया है। इतना ज्यादा घना कोहरा फैल गया है कि दे कैन नॉट सी द सन ऑन हाई। सन ऑन हाई का मतलब होता है दोपहर का समय। तो इतना ज्यादा कोहरा है कि दोपहर के समय में जब सूरज सबसे तीव्र रोशनी फैलाता है, ऐसे समय में भी वो सूरज को नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा कोहरा वहां पर फैल चुका है। द विंड हैड ब्लोन अ गेल ऑल डे, एट इवनिंग इट हैड डाइड अवे। और फिर पूरे दिन भर विंड वहां पर बह रही थी, जोर जोर से हवाएं चल रही थी। मतलब क्या है कि तूफान आया हुआ था समंदर के अंदर। ये पूरे दिन भर हवाएं तेजी से चल रही थी, लेकिन एट इवनिंग, शाम के समय पर जो हवाएं हैं वो डाई हो चुकी है, वो अभी शांत हो चुकी है। On the deck the rower takes his stand, so dark it is they see no land। और फिर से एक बार जो राल्फ द रोअर है वो अपने जहाज के डेक के ऊपर खड़ा है, वहां पे वो स्टैंड ले चुका है। और इतना ज्यादा डार्कनेस है, कोहरे के कारण इतना ज्यादा धुंधलापन वहां पर है कि उसे कोई लैंड अपने डेक पे से, अपने जहाज पे से उसे कोई लैंड नहीं दिखाई दे रहे। लैंड नहीं दिखाई देने का मतलब क्या है कि उसको स्कॉटलैंड का जो समुद्र तट है वो दिखाई नहीं दे रहा है। कोट सर राल्फ, इट विल बी लाइटर सून फॉर देयर इज द डॉन ऑफ द राइजिंग मून। और फिर वो कहता है कि अब जब शाम हो चुकी है, इवनिंग का टाइम हो चुका है, तो थोड़ी समय के बाद लाइट यहाँ पे पड़ने लगेगा, उजाला फिर से एक बार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
थोड़े ही समय में जो मून है, चंद्रमा है, वो राइज हो जाएगा। चंद्रमा के प्रकाश में हमें फिर से एक बार लाइट दिखने लगेगी, उजाला दिखने लगेगा। कांट हियर सेड वन द ब्रेकर्स रोर। और यहाँ पे वो कह रहे हैं, एक नाविक कहता है कि कांट हियर, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है इस समय पे। क्यों वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो नाविक होते हैं उनकी अपनी अपनी एक टेक्निक होते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि वो कहाँ पर है। तो एक नाविक कहता है कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। द ब्रेकर्स रोर, ब्रेकर्स का मतलब होता है जब जोर से हवाएं, जोर से समंदर की लहरें किसी चीज से टकराती है तो उसकी आवाज ही आती है। अक्सर समंदर के अंदर जब झाग आ जाता है तो ऐसे टाइम पे उन्हें ब्रेकर्स कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ब्रेकर्स रोर कर रहे हैं। फॉर मी थिंक्स वी शुड बी नियर द शोर। अब वो कह रहा है कि मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि ब्रेकर्स की आवाजें आ रही है। ब्रेकर्स का मतलब है कि जरूर नजदीक में शोर है, जरूर नजदीक में समंदर का किनारा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्रेकर्स की आवाजें आ रही हैं। नाउ वेयर वी आर आई कैन नॉट टेल बट आई विश वी कुड हियर द इंच के बेल। और फिर एक नाविक कहता है कि नाउ, अब इस समय पे हम कहाँ पर है ये मैं नहीं बता सकता, बट लेकिन मैं विश करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, मेरे मन में ये इच्छा आ रही है कि शायद हम इंच के बेल को आवाज सुन पाते। काश हम इंच के बेल की आवाज सुन पाते, जिससे कि उन्हें पता चल पाता कि हम कहां पर है। They hear no sound, the swell is strong. Though the wind had fallen, they drift along. और फिर उन्हें कोई भी आवाज ही नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि और फिर भी swell is strong। अभी यहाँ पे उन्हें कोई आवाज ही नहीं आ रही, लेकिन जो स्वेल है, जो लहरें हैं, वो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि अभी समंदर के अंदर काफी हलचल है। Though the wind had fallen, they drift along। और अभी हवाएं चूंकि शांत हो चुकी है, कोई भी हवाएं नहीं बह रही है, लेकिन वो समंदर में गति होने के कारण, समंदर में हिचकोले खाने के कारण वो ड्रिफ्ट अलोंग हो रहे हैं, वो लहरों के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। Till the vessel strikes with a shivering shock, ओ क्राइस्ट इट इज द इंच के ब्रॉक। और फिर वो तब तक समंदर की गति के साथ, समंदर की लहरों के साथ ड्रिफ्ट करते आगे बढ़ते गए, तब तक जब तक उनकी वेसल का मतलब उनकी जहाज स्ट्राइक नहीं हो गई, टकरा नहीं गई, एक शिवरिंग शॉक के साथ, जोर के झटके के साथ उनकी जहाज जब तक टकरा नहीं गई इंच के ब्रॉक के साथ। और फिर एक नाविक कहता है, ओ क्राइस्ट, हे भगवान, ये तो इंच के ब्रॉक है, हम इंच के ब्रॉक को जाकर टकरा गए हैं। Sir Frank the rower tore his hair, he cursed himself in his despair। और फिर सर राल्फ द रोवर, ये वही व्यक्ति है जिसने इससे पहले इंच के बेल को यूजलेस कर दिया था, उसकी डोरी को तोड़ दिया था। अब वो अपने बाल खींचने लगा। क्यों? उसको टेंशन आने लगा, क्योंकि अब उसकी जहाज जाकर इंच के ब्रॉक को टकरा गई है, एक एक्सीडेंट हो गया है और उसको भी ये पता है कि ये जानलेवा हो सकता है। तो वो अपने बालों को खींचने लगा। He cursed himself in despair। और फिर वो अपने आप को कोसने लगा। कर्स करने का मतलब होता है अपने आप को कोसना। तो वो अपने आप को कोसने लगा कि क्यों मैंने ऐसा किया। The waves rush in on every side, the ship is sinking beneath the tide। और फिर हर दिशा से वेव्स आ रही है, हर दिशा से लहरें आ रही है, और जो शिप है, जो जहाज है, वो सिंक होने लगी है, वो डूबने लगी है। beneath the tide, जहाज अब लहरों के नीचे डूबने लगा है। बट इवन इन हिज डाइंग फियर वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोवर हियर। और वो कहता है कि अपने डाइंग फियर में उसे इतना डर लग रहा है कि उसे लग रहा है मैं अभी मर ही जाऊंगा। इतने ज्यादा डर के अंदर भी उसे एक ड्रेडफुल, उसे एक भयानक सा आवाज सुनाई दे रहा है। जो रोवर है, जिसने इंच के बेल को कट किया था, उसे अपने डर के कारण हो सकता है उसे आभास हो रहा है और उसे एक आवाज सुनाई दे रहा है। A sound as if with the inch के bell the devil below was ringing his nail। और फिर वो कहता है कि उसे इस तरह से आवाज आ रही है कि जैसे जो डेविल है, जो राक्षस है, वो अभी जो डूबी हुई इंच के बेल है, उसके जो घंटा है, उसको लेकर वो घंटा बजा रहा है। और दोस्तों, क्रिश्चियनिटी के अंदर इस तरह के घंटा बजने का अर्थ, नेल का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जब उसे ग्रेवयार्ड की तरफ ले जा रहे होते हैं, दफनाने के लिए ले जा रहे होते हैं, तो नेल बजाते हैं, घंटा बजाते हैं। तो उसे ऐसे लग रहा है कि डेविल अभी घंटा बजा रहा है, जब वो मुझे मौत के लिए ले जाएगा, जब वो मेरी आत्मा को अपने साथ ले जाएगा। दोस्तों,
अब हमने इस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग पूरी तरह से पढ़ लिया है और इस पोएम को पढ़ने के बाद हम एक लेसन बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और लेसन ये है कि हम जो भी कर्म करते हैं हमें उसका फल जरूर मिलता है, हमारे कर्म का फल हमें हमारे इसी जन्म के अंदर मिल जाता है। ये चीज हमें इस पोएम के अंदर पढ़ने को मिलती है। इस चीज को पोएटिक जस्टिस भी कहा जाता है। जो पोएट है, जो कवि है, उन्होंने अपने पोएम के अंदर एक जस्टिस कर दिया। उन्होंने हमें ये सीख दी कि अगर तुम गलत काम करोगे तो उसका अंजाम भी गलत होगा। तो अक्सर हमें हमारी जिंदगी के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि हम वही काम करें जिससे किसी का बुरा ना हो। जैसे कि गाना भी है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प अगर तुम बन न सको तो कांटे बनकर मत रहना। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस पोएम का मीनिंग अच्छे से समझ गया। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हो, कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।